हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 14 अप्रैल से। उसके लिए हम लोग एक 70 सेट का सीरीज चला रहे थे, जिसमें आज का ये 12वां वीडियो है, जिसमें हम लोग जीएस के 100 प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि उसका पूरा पोस्टमार्टम करके उसका पूरा विस्तृत व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ और इसका आपको एमसीक्यू अगर लगाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड है, तो आप जाके लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार बजट 26-27 के लिए किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया गया? मैंने कहा जाए तो बिहार का जो बजट आया उसमें सबसे ज़्यादा आवंटन किस क्षेत्र को किया गया? वो किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। कितना किया गया? तो बिहार बजट में ये जो शिक्षा का बजट का आवंटन हुआ वो हुआ 17.32%, मैंने 17.32% का आवंटन हुआ। जो आवंटित राशि इस बार की है वो है 60,205 करोड़ रुपए। कितना आवंटित हुआ है? 60,205 करोड़ रुपए का आवंटित है। पर एक बात घुमाने वाला है कि 25-26 में जो इसके पहले का फाइनेंशियल ईयर था उस समय 60,965 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 760 करोड़ रुपए कम है। इस बार जो बजट में जो आवंटित हुआ ना शिक्षा का, अगले बार से कम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण आता है, और जबकि राज्य का बजट अनुच्छेद 202 के तहत आता है। और राज्य का बजट कितना के तहत आता है? 202 के तहत, और केंद्र का 112 के तहत आता है। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि राज्यों में अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख स्तंभ है, परंतु शिक्षा का बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। फिर आता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा राज्य सूची से हटाकर समावर्ती सूची में किया गया। जो 42वां संशोधन हुआ था ना 1976 में, उससे जो शिक्षा था उसको राज्य सूची से हटा के समावर्ती सूची में कर दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। बिहार विधानसभा में प्रस्तुत बजट 26-27 का कुल परिव्यय कितना है? तो 3,47,000 का है, 3.47 लाख करोड़ रुपए का। इस बार का हम लोग का कुल बजट कितने का है? 3.47 लाख करोड़ रुपए का हम लोग का टोटल इस बार का बजट है। 3 फरवरी 2026 को विजेंद्र प्रसाद यादव ने, कौन दिए थे? विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 26-27 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का कुल परिव्यय 3,47,579.76 करोड़ रुपए निर्धारित है। यह बजट बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 योजना के परिकल्पना के अंतर्गत तैयार की गई। किसके तहत आया है? ये 7 निश्चय 3 परिकल्पना के अंतर्गत आया है। फिर आता बजट का समावेशी विकास, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण अवसंरचना पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य सरकार का राज्य कोष से घाटा फाइनेंशियल डिफिकल्ट एफआरबीएम एक्ट के तहत निर्धारित सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय योजना की शुरुआत, जो हम लोग का 7 निश्चय योजना चलता है, इसकी शुरुआत 2015 में नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। अभी कौन सा चल रहा है? 7 निश्चय 3 चल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में किस संस्थान में जन जी थीम पर आधारित डाकघर उद्घाटन किया? माने इंडिया पोस्ट ने ना जनजी थीम पर आधारित कहाँ पे डाकघर पोस्ट खोला है? तो वो आईआईटी दिल्ली में खोला है। कहाँ खोला है? आईआईटी दिल्ली में खोला है। 19 नवंबर 2025 को इंडिया पोस्ट ने आईआईटी दिल्ली में भारत का पहला जनजी थीम पर आधारित डाकघर शुरू किया है। यह पुनर्निर्मित डाकघर का उद्देश्य डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण करना, इसमें युवाओं को, छात्रों को अनुकूल बनाना है। भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। भारत में डाक विभाग का बना था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। भारत में पिन कोड प्रणाली 15 अगस्त 1972 को शुरू की। जो हम लोग का पिन कोड है वो कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1972 में की गई थी। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल की स्थापना की याद में मनाते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के लिए मनाया जाता है। आईआईटी बॉम्बे और जेएनयू में अन्य शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन आधुनिक पहल आईआईटी दिल्ली में ही चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वंदे मातरम जो हाल ही में 150 वर्ष पूर्ण होने के कारण समाचारों में रहा, मूल रूप से किसकी रचना है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। वंदे मातरम की रचना बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का है। यह गीत पहली बार 1875 में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी। पहली बार ये गीत कब आया था? 1875 में साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी। बाद में 1882 में इसके ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। ये गीत पहली बार 1875 में आया था बंग दर्शन में, पर जब 1882 में आनंद मठ आया ना, उसमें इसको शामिल कर लिया गया था। और 24 जनवरी 1950
को संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी। 1896 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, जोहरान मर्दानी हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए हैं। निम्नलिखित कारणों पर इतिहास रचा। कौन कौन कारण था जिसने उन्होंने इतिहास रचा? तो देखिए, पहला कारण था कि वे शहर का नेतृत्व करने वाले पहले मुस्लिम बने, माने न्यूयॉर्क शहर का जो नेतृत्व करेंगे वो उसमें पहले मुस्लिम बने। वे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति भी बने हैं और वे भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर के पुत्र हैं। वो भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर के भी पुत्र हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जोहरान मर्दानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में 50.6% मत प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। यह जीत उनके न्यूयॉर्क शहर के नेतृत्व करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाले दक्षिण एशियाई मूल के भी पहले व्यक्ति हैं। उनका भारत से गहरा संबंध वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर के पुत्र हैं। अमेरिका में मेयर के पद का स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण इकाई है जो शहर के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करता है। न्यूयॉर्क सिटी हडसन नदी, जो न्यूयॉर्क सिटी है वो हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है और अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। फिर आता है रोहन बोपन्ना। कौन? रोहन बोपन्ना, जिन्होंने हाल ही में लगभग 2 दशक लंबे करियर के बाद संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपन्ना क्या खेलते थे? रोहन बोपन्ना टेनिस खेलते थे। क्या खेलते थे? टेनिस खेलते थे। रोहन बोपन्ना भारत में प्रतिष्ठित पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। उन्होंने नवंबर 2025 में अपने लगभग 20 वर्षों के लंबे सफल पेशेवर टेनिस करियर से संन्यास की घोषणा किया है। वो युगल डबल्स वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो मैथ्यू एबेडन के साथ 2024 का ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है। फिर आता ऑस्ट्रेलिया ओपन में टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पहला है जो हार्ड कोर्ट में खेला गया था। फिर आता अन्य टेनिस दिग्गजों में एडिड लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के नाम लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंग डांस एंड लीड लीडरशिप लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द सुएल प्रभुपाद। क्या है पुस्तक का नाम है सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ सुएल प्रभुपाद, जिसे हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में विमोचित किया गया। किसके द्वारा लिखी गई है? ये हिरेंद्र सेनगुप्ता के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के लेखक श्री प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और लेखक हिलोंद सेनगुप्ता है। कौन है? हिलोंद सेनगुप्ता है। पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह पुस्तक इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के जीवन और उनके नेतृत्व कौशल पर आधारित है। इस्कॉन की स्थापना 1866 में न्यूयॉर्क में हुई थी। अमित त्रिपाठी पौराणिक कथाओं पर आधारित शिव ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर संविधान के अनुच्छेद 63 कौन? अनुच्छेद 63 के तहत स्थापित किया गया जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस में 15 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह लागू होता है तो फ्रांस किस देश के बाद यह प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा देश बन जाएगा? तो कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के बाद। यह कानून फ्रांस में लागू हो जाता है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के ऐसा प्रतिबंध लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। फ्रांस की संसद ने राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के समर्थक से 15 वर्ष की आयु से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाना और उनके स्क्रीन टाइम को कम करना है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया था। बाल अधिकार संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRC ने 1979 में अपनाया गया है। फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप का एक प्रमुख देश है जिसकी राजधानी पेरिस और यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य है। हाल ही में अब आईनी या एनी एयरबेस हटा दिया गया। यह एयरबेस कहाँ स्थित है? हाल ही में भारत ने अपनी आईनी या एनी एयरबेस हटाई गई। वो एयरबेस कहाँ पड़ता है? ये बाहर में एयरबेस है। यह था तजाकिस्तान में। कहाँ था? तजाकिस्तान में। इसे आईनी एयरबेस मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, कहाँ पे? तजाकिस्तान में स्थित था। भारत अपने
भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया क्योंकि यहाँ तैनाती संबंधी द्विपक्षीय समझौता 2022 में समाप्त हो गया था। यह एयरबेस भारत के लिए एक लड़ाकू कॉम्बैक्ट लड़ाके के बजाय मुख्य रूप से लॉजिस्टिक हब के रूप में कार्य करता था। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के आने के बाद भारतीय नागरिकों की निकासी ऑपरेशन देवी शक्ति इसी बेस का इस्तेमाल हुआ था। इस बेस के बंद करने के साथ ही भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य ठिकाना अब समाप्त हो गया है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में यह देश अफगानिस्तान। हाँ, 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावित विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन के मजदूरी रोजगार के वैधानिक गारंटी दी गई है? तो कितना दिन दिया गया? 125 दिन का। प्रस्तावित डीबी ग्राम जी विधेयक 2025 के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 125 दिन के अकुशल रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। इस विधेयक में वर्तमान मनरेगा योजना में प्रस्तावित या उन्नयन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मांग आधारित डिमांड डिवाइन काम के अधिकार मॉडल को हटाकर आपूर्ति आधारित सप्लाई डिवाइन और बजट सीमित मॉडल को अपनाया गया। इस योजना का ढांचा विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। अधिकांश योजना के लिए योजना वित्त पोषण केंद्र राज्यों के अनुपात 60-40 कर दिया गया और वित्तीय पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्त पोषण का अनुपात 90-10 रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की रैंकिंग में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। यह इंडेक्स प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों के अपनी बाहरी वातावरण को लाभान्वित करने के लिए समग्र क्षमता और शक्ति का आकलन करता है। इस इंडेक्स के आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे मापदंडों का उपयोग होता है। अमेरिका इस सूचकांक में ऐतिहासिक रूप से पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दर्शाने वाले अन्य प्रमुख सूचकांक हैं। जनवरी 2026 की सूचना के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संगम कुमार साहू है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? 12 जनवरी 2026 तक में संगम कुमार साहू थे। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ लिया है। कौन है? संगम कुमार साहू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 219 के तहत पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 में की गई थी, जो बिहार के सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। DY चंद्रचूड़ भारत के पूर्व CJI रह चुके हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित वाटर टैक्सी सर्विस या सेवा किस शहर में शुरू हुई है? तो वाराणसी में। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित वाटर टैक्सी सेवाएं किस शहर में शुरू की गई है? तो वाराणसी में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में देश का पहला शहर बन गया जहां गंगा नदी पर हाइड्रोजन संचालित वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। यह पोत हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन इंजन पे संचालित किया होता है, जो पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन जीरो इमिशन वाला है। इस अत्याधुनिक जलपोत का निर्माण केरल के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा किया गया है। वर्तमान में यह जल टैक्सी वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट और रविदास घाट के बीच संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में हरित अंतर्देशीय परिवहन ग्रीन इनलैंड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 गंगा भगीरथी हुगली नदी प्रणाली पर प्रयागराज से हल्दिया तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में किस लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त किया? कौन सा लक्ष्य? $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। भारत और रूस ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब USD में 100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह समझौता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में किया गया। इस सम्मेलन में दोनों देशों की रक्षा क्षेत्रों को आगे बढ़ाकर अन्य देशों को भी
सहयोग का विस्तार करने की सहमति जताई है। इसमें ऊर्जा, कनेक्टिविटी, निवेश और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग योजनाओं को मुख्य रूप से शामिल है। भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी स्पेशल एंड प्रोविजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्ष 2010 में घोषित की गई थी। भारत और रूस को सैन्य हार्डवेयर और कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान दिवस 2025 का विषय क्या था? हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। वर्ष 2025 में संविधान दिवस का एकाधिकार विश्व थीम हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान रखा गया है। यह दिवस भारतीय संविधान के अंगीकार किए जाने के याद में साल भर तक चले समारोह के समापन में भी चिन्हित करता है। इसकी थीम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूलभूत संवैधानिक आदर्शों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को अपनाया था। वर्ष 2015 में भीमराव अंबेडकर ने 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस की शुरुआत की थी। कब किया था? 2025 में किया था, 125वीं जयंती पर। हाल ही में समाचारों में रहे अमेजॉन क्षेत्र में डंक रहित मधुमक्खी या आर्मेजीनियस स्टिगरलेस बी को किस देश ने जारी एक अध्यादेश के माध्यम से कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो पेरू को किया है। पेरू की एक नगरपालिका द्वारा जारी अध्यादेश के माध्यम से अमेजॉन क्षेत्र में डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ये मधुमक्खी इस प्रकार की कानूनी मान्यता प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कीट प्रजाति बन गई है। यह कानून अमेजॉन के जैव विविधता के संरक्षण में एक परागणकर्ता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। इसका उद्देश्य वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जहरीले कीटनाशकों को अत्यधिक उपयोग के खतरे से इस मधुमक्खियों की रक्षा करना है। अमेजॉन वर्षावन दक्षिण अमेरिका से कई देशों में फैला है। इसमें ब्राजील और पेरू का हिस्सा सबसे अधिक है। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है जिसकी राजधानी लीमा है। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार भारत की नीतिगत दिशा में का मार्गदर्शन देने वाले 3 कर्तव्य कौन कौन है? केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार भारत की नीतिगत दिशा का मार्गदर्शन करने वाले 3 कर्तव्य कौन कौन है? तो वो कर्तव्य है आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सा है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल एक्सपेंसेस एंड बिल्ड कैपेसिटी और सबका साथ सबका विकास। केंद्रीय बजट 26-27 में सरकार ने नीति निर्देशन के लिए 3 मुख्य कर्तव्य निर्धारित किए हैं। पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर वैश्विक अस्थिरता के प्रति लचीलापन विकसित कर आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना और गति देना। दूसरा कर्तव्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने हेतु लोगों का क्षमता निर्माण करना और उन्हें भारत में समृद्धि में सशक्त भागीदार बनाना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के तहत यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, क्षेत्र और समुदाय अवसरों के समान पहुंच हो। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट सरकार का एक व्यापक नारा है, लेकिन बजट 26-27 में से तीनों के विशिष्ट कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। बजट 26-27 के अनुसार भाग 30-31 तक अपने ऋण जीडीपी अनुपात को लगभग कितने स्तर में लाने की दिशा में अग्रसर है? तो कितना? लगभग में 50%। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार भारत सरकार 2030-31 तक अपने ऋण जीडीपी डेट टू जीडीपी अनुपात को लगभग 50% के स्तर पर लाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। बजट दस्तावेज में सरकार के मध्यम अवधि की राजकोषीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन रणनीति पे जोर दिया है। एफआरबीएम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम 2003 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। एनके सिंह समिति ने केंद्र सरकार के लिए ऋण जीडीपी का अनुपात 40% और राज्यों के लिए 20% तो कुल 60% की सीमित रखने की सिफारिश की थी। राजकोषीय घाटा वह धनराशि है जो सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए उधार लेने के लिए आवश्यक होती है। कम ऋण जीडीपी के अनुपात यह दर्शाता है कि कई देश अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले अपने ऋण का भुगतान करने में बेहतर स्थिति में है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान भारत में औसत डेडलाइन कंज्यूमर
प्राइस इंडेक्स में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में मुद्रास्फीति कितनी रही? तो कितना रहा मुद्रास्फीति? 1.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि तक भारत में औसत हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 1.7 दर्ज की गई है। यह भारत की वास्तविक डेटा श्रृंखला में अब तक की सबसे कम दर्ज की गई सीपीआई मुद्रास्फीति दर है। मुद्रास्फीति में आई इस भारी गिरावट का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में आई नरमी थी। सीपीआई बास्केट में खाद्य और ईंधनों का संयुक्त योगदान लगभग में 52% है, जो खुदरा महंगाई को सीधे प्रभावित करता है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के तहत सीपीआई मुद्रास्फीति 4% 2+-2 का बैंड के साथ है को बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। अब भारत उभरती अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत में महंगाई दर सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सेवाओं का कौन सा क्रमवार सबसे बड़ा निर्यातक बन के उभरा है? तो वो है 7वां। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सेवाओं का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023 से 25 फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 के दौरान भारत में कुल जीडीपी प्रवाह लगभग में 80% हिस्सा केवल सेवा क्षेत्र में ही आया है। भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक लगभग में 50% से अधिक है। सॉफ्टवेयर निर्यात, आईटी सेवाएं और व्यापारिक आउटसोर्सिंग बीपीओ में भारत में सेवा निर्यात का प्रमुख स्तंभ है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार सीए के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग डीईए के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, दंत चिकित्सक डेंटिस्ट दांतों के बड़ी प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा और स्पष्ट देखने के लिए अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो सीधा, आभासी और आवर्धित मैग्नीफाइड प्रतिबिंब बनता है। उत्तल और समतल दर्पण के समीपवर्ती वस्तुओं का आवर्धन नहीं कर सकते हैं। वाहनों के पीछे का दृश्य रियल व्यू देखने के लिए उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r आदि होती है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र आता है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र में कौन आता है? तो विस्थापन आता है। वेग और समय के ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र में क्या आता है? तो विस्थापन आता है। वेग समय ग्राफ के नीचे की कुल क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ में वेग y अक्ष तथा समय x अक्ष के लिए होता है। वेग समय का जो ग्राफ होता है वेग y अक्ष पे तथा समय x अक्ष पर लिया जाता है। क्योंकि वेग एक सदिश राशि आता है, इसका क्षेत्रफल विस्थापन प्रदर्शित करता है। यदि वेग की स्थान पर केवल चाल लिया जाए तो ग्राफ की क्षेत्रफल दूरी दर्शाता है। वेग समय ग्राफ की ढाल वस्तुओं के त्वरण को दर्शाता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है या शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। जब कोई पिंड एक समान गोलीय गति में होता है तो अभिकेंद्री बल कार्य करता है केंद्र की ओर। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति में होता है तो अभिकेंद्री बल कैसे कार्य करता है? तो केंद्र की ओर कार्य करता है। वित्त गति में अभिकेंद्री बल पथ हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। यह बल कण के वृत्ताकार पथ को बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री त्वरण प्रदान करता है। वित्त गति में कण का वेग दिशा में हमेशा स्पर्श रेखीय होता है। अभिकेंद्री बल का सूत्र F=mv²/r होता है, जहां m द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या है। केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला छद्म बल को अपकेंद्री बल कहा जाता है। वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से करते हुए पिंड पर अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अनयोग क्रिया मैचुरल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह तब संचालित होता है जब प्राथमिक कुंडल प्राइमरी कॉइल में प्रतिवर्ती धारा एसी को परिवर्तित चुंबकीय प्रवाह में उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय प्रवाह बिना सीधे इलेक्ट्रॉनिक संयोजन के द्वितीयक कुंडल सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रेरित करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रतिवर्ती धारा एसी के वोल्टेज को बढ़ाने, स्टेप अप या घटाने, स्टेप डाउन के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर दृष्ट धारा डीसी पे कार्य नहीं करता है, क्योंकि डीसी की आवृत्ति शून्य होती है। ट्रांसफार्मर का कोड भंवर धाराएं ईडी करंट के होने वाली ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए पटलित नर्म लोहे की बनाई जाती है।
प्रिज्म में प्रकाश का कौन सा अंग सबसे अधिक विचलित होता है? कौन सा अंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो वो बैगनी अंग सबसे अधिक विचलित होता है। प्रिज्म के दृश्य प्रकाश से गुजरने पर बैगनी वॉयलेट रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित अपरिवर्तित होता है। प्रिज्म का विचलन माध्यम में अपवर्तनांक सूचकांक पर निर्भर करता है। प्रिज्म का जो विचलन का माध्यम है वो अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर करता है, जो तरंग दैर्घ्य के साथ बदलता है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जो बैगनी रंग का जो प्रकाश है का तरंग दैर्घ्य वो सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसमें सबसे कम विचलित होता है। प्रकाश में अपने घटक रंगों के विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। निर्वात में सभी अंगों को प्रकाश की चाल समान होती है। नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित होने या निकलने वाली ऊर्जा को क्या कारण है? फिर कहता है द्रव्यमान कि देखो क्या क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित होने या निकलने वाली ऊर्जा का कारण क्या है? तो आपका द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होना। नाभिकीय विखंडन में विशाल ऊर्जा द्रव्यमान से ऊर्जा रूपांतरण मास टू एनर्जी कन्वर्शन से उत्पन्न होती है। विखंडन में एक भारी नाभिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे द्रव्यमान की कुछ कमी मास डिफेक्ट आती है, या द्रव्यमान अंतर अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सूत्र E=mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। परमाणु बम का अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरेन की छड़ का उपयोग करते हैं नियंत्रक रॉड के रूप में। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक का मूल बल नहीं है? तो घर्षण बल मूल बल नहीं है, बाकी गुरुत्वाकर्षण बल, एक मिनट, निम्नलिखित में से प्रकृति का मूल बल नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल भी है और प्रबल नाभिकीय बल भी, पर घर्षण बल नहीं है विद्युत प्रकृति का मूल बल। प्रकृति के 4 मूलभूत बल पाए जाते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और कमजोर परमाणु बल। क्या कर दिया देखिए, घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स प्रकृति का मूल बल नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार के संपर्क बल है। घर्षण बल सतहों के बीच परमाणु प्रस्तर के विद्युत चुंबकीय या अंतःक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है। वही प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में बांधे रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में किन्हीं 2 द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाला सबसे कमजोर मूलभूत बल है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु मेटालॉइड है? तो बोरॉन है। कौन सा एक उपधातु है? तो मेटालॉइड बोरॉन है। बोरॉन आवर्तसानी का एक प्रमुख धातु, अर्धधातु या उपधातु है। उपधातुएं वे तत्व हैं जिनकी भौतिक और रासायनिक गुण धातुएं और अधातुएं दोनों के बीच होती है। उपधातु वे तत्व हैं जिनकी भौतिक और रासायनिक गुण धातुएं और अधातुएं दोनों के बीच होती है। बोरॉन कठोर, भंगुर और अर्धचालक गुणों वाला तत्व है। बोरॉन जो है वो कठोर है, भंगुर है और अर्धचालक गुणों वाला तत्व है। आवर्त सारणी के अन्य प्रमुख अधातुओं में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी शामिल होते हैं। आवर्त सारणी के अन्य प्रमुख उपधातुओं में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी शामिल होते हैं। सोडियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील क्षार धातु है, जिसे केरोसिन में रखा जाता है। ऑक्सीजन के आवर्त सारणी के समूह 16 में एक अधातु तत्व चेकोजेन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशलिस्ट अपमार्जक कृत्रिम डिटर्जेंट है? कौन सा है? तो सोडियम लॉयल सल्फेट है। सोडियम लॉयल सल्फेट एक कृत्रिम डिटर्जेंट है। यह SLS कठोर जल हार्ड वाटर को बिना मेल, स्कम या कण के प्रभावी बनाए ढंग से कार्य करता है। सोडियम सेलिएटेट एक साधारण साबुन है जो कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया कर अप्रभावी हो जाता है। कृत्रिम डिटर्जेंट एक जल स्नाही सिरा और एक जल विकासी पूंछ होती है जो तेल और चिकनाई को आसानी से पयासीकृत करती है। डिटर्जेंट का उपयोग बड़े पैमाने पर शैम्पू, टूथपेस्ट, कपड़े धोने के पाउडर में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित निष्क्रिय नोबेल गैस है? तो कौन? नियॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय नोबेल गैस है? तो नियॉन एक निष्क्रिय नोबेल गैस है। नियॉन एक उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस नोबेल गैस है। आवर्त सारणी के समूह 18 में पाए जाने वाली गैसों के बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष पूरा होता है, जो इसमें रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय गैस एक परमाणुक अवस्था में पाई जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन गैसें प्रतिक्रियाशील अधातु हैं। आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों का उपयोग नियॉन
लाइट, लेजर और रासायनिक अभिक्रियाओं में निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। जेम्स चैडविक ने अपने न्यूट्रॉन खोज अनुप्रयोग के लिए अल्फा कण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस रेडियो सक्रिय रेडियोधर्मी स्रोत का उपयोग किया था? तो पोलोनियम का किया था। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज के प्रयोग के लिए अल्फा कणों के स्रोत के रूप में पैलिनियम का प्रयोग किया है। उन्होंने पैलिनियम स्रोत का उत्सर्जी कण के साथ बेरियम लक्ष्यों की बमबारी की थी। इन्होंने परमाणु संगठन के परिणाम स्वरूप न्यूट्रॉन का उत्पादन किया, जिससे की ऐतिहासिक खोज हुई थी। पोलोनियम और रेडियम दोनों खोज 1898 में मैरी क्यूरी पियरे क्यूरी द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉनों के एक आवेश रहित उप परमाणविक कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ मौजूद होता है। अल्फा कण एक हीलियम नाभिक He2 समान होते हैं जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। जो समस्थानिक है वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न होता है। क्या क्वेश्चन है? समस्थानिक। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनके पास परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान भिन्न होता है। समस्थानिक वे तत्व है जिनके परमाणु एक ही समस्थानिक आइसोटॉप्स एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने के कारण इसके द्रव्यमान संख्या मास नंबर भिन्न भिन्न हो जाती है। कार्बन 12 और 14 दोनों कार्बन तत्व के ही समस्थानिक है। फिर कहता है एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण और द्रव्यमान भिन्न होते हैं। संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होती है, जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का समस्थानिक का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है? तो फ्लोरीन का। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है? तो फ्लोरीन का। आवर्त सारणी में किसी आवर्त पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु आकार कम हो जाता है और इसमें फ्लोरीन के आवर्ती 2 हैलोजन समूह 17 सबसे दाईं ओर स्थित है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सभी समूह में एक क्षारीय धातु है जिसका आकार अपने आप आवर्त में सबसे बड़ा होता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के सभी समूह में एक क्षारीय धातु है जिसका आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। इसीलिए फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या लिथियम की, सोडियम और पोटेशियम की तुलना में सबसे छोटा है। फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन जो है पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हीलियम का परमाणु आकार सभी तत्वों में सबसे छोटा और फेरेसियम का सबसे बड़ा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ठोस पदार्थ का नहीं? निम्नलिखित में कौन सा गुण है जो ठोस पदार्थ का नहीं है? तो कौन सा गुण है? वह है उच्च संपीडितता और संपीडन क्षमता। कौन सा गुण नहीं है? तो उच्च संपीडन और संपीडन क्षमता। उच्च संपीडन हाई कॉम्पेबिलिटी मुख्य रूप से गैसों का गुण है जो ठोस पदार्थों का नहीं है। ठोसों के गुण अत्यधिक कसकर बांधे होते हैं जिसके कारण उन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोसों के अणुओं के बीच अंतः आणविक बल अधिक मजबूत होते हैं। ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा गैसीय और द्रवीय अवस्था में तुलना में बहुत कम होती है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडक्टर 5वीं अवस्था मानी जाती है। एक बड़ी और मांसल परत जो वृक्ष छाती गुहा का तल बनाती है वो कौन है? डायफ्राम। एक बड़ी और मांसल परत जो वृक्ष छाती गुहा का तल बनाती है वो क्या है? तो वो डायफ्राम है। डायफ्राम कंकाली मांसपेशियों की एक बड़ी गुंबद और आकार की परत होती है जो वृक्ष छाती गुहा के आकार का निर्माण करती है। यह हृदय और फेफड़ों वाली वृक्ष गुहा के नीचे उदर गुहा से अलग करता है। मनुष्यों के सांस लेने की प्रक्रिया को डायफ्राम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्यों में सांस लेने की प्रक्रिया में डायफ्राम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब यह सिकुड़ता या चपटा होता है तो छाती गुहा का आयतन बढ़ जाता है जिसमें हवा फेफड़ों के अंदर खींच लेता है। स्वरतंत्र में वॉइस बॉक्स भी आता है जो ध्वनि के उत्पन्न करता है। फुसफुस कुपेलिका फेफड़ों में स्थित छोटी छोटी थैलियां होती है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय विनिमय होता है। फिर आता आवासीय श्वसन का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑक्सीजन के बिना श्वसन। हम लोग जो अवायवीय श्वसन से तात्पर्य क्या होता है? ऑक्सीजन के बिना श्वसन। अवायवीय श्वसन एक ऐसी चयापचय प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में होती है।
यह अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत कम कुशल होते हैं। इसमें बहुत कम ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया मिट्टी की गहराई रहने पर कुछ बैक्टीरिया और खमीर के किण्वन के रूप में देखी जाती है। अत्यधिक व्यायाम के दौरान मानव की मांसपेशियों में कुछ मांसपेशियों में भी कुछ समय के लिए अवायवीय श्वसन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। मांसपेशियों में इसी लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान और दर्द महसूस होती है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु में लगभग 38 एटीपी अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में मात्र 2 एटीपी अणु बनते हैं। क्रोनिया मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो आंखों में। क्रोनिया मानव आंखों की सबसे आगे के पारदर्शी और बाहरी हिस्सा है। यह आंखों के अंदरूनी हिस्सों में जैसे आइरिस, पुपली, पतली और एटेरिक कछियों को ढकता है। यह आंखों के अंदरूनी हिस्से जैसे कि आइरिस, पुपली या पुतली या एंटीरियर कशिकाओं को ढकता है तथा एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। क्रोनिया का मुख्य कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश में अपरिवर्तित मोड़ना करना है। यह स्पष्ट दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। नेत्रदान आई डोरेशन में पूरी आंख नहीं बल्कि केवल क्रोनिया का ही प्रत्यारोपण किया जाता है। रेटिना आंखों का वह पर्दा है जिस पर वस्तु का वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शैवाल पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस स्तर से संबंधी है? तो उत्पादक से संबंधी है। शैवाल पारिस्थितिक तंत्र में किस स्तर से संबंधित होते हैं? तो वे उत्पादक होते हैं। शैवाल एल्गी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कहा जाता है। जलीय खाद्य जाल फूड वेब का शैवाल प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करता है और जलीय जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। कवक या जीवाणु पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की भूमिका निभाते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। शैवाल का वैज्ञानिक अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग एस्टर हैकल ने 1866 में किया था। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एस्टर हर्केल ने 1866 में किया था। पादप जगत में फर्श और फन अलाइज सहयोगी की समूह से संबंधित है तो टेरिडोफाइटा से है। पादप जगत में फर्श और फन अलाइज सहयोगी की समूह से संबंधित है तो टेरिडोफाइटा से है। फर्श या फन सहयोगी जैसे हॉर्सटेल का पादप जगत में टेरिडोफाइटा समूह में वर्गीकृत किया गया है। टेरिडोफाइटा पृथ्वी पर सबसे पहले स्थलीय पौधे में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए हैं। संवहनी ऊतकों की उपस्थिति में जिन्हें बायोफाइटस और जैसे गैर संवहनी पौधों से अलग बनाती है। टेरिडोफाइटा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं जिनके बीजों में उत्पादन नहीं होता है। बायोफाइटा समूह जो को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। फिर आता है जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनते हैं लेकिन वे नग्न फल के बिना होते हैं। निम्नलिखित शैवालों की पहचान करें जो समुद्री शैवाल नहीं है। तो कौन कौन समुद्री शैवाल है? तो पेरिफेरा, प्रोफिरा, सार्गोसम और लेमेरिया, ये सभी क्या है? तो ये सभी शैवाल है जो समुद्री शैवाल हैं। क्लोरेला मुख्य रूप से मीठे पानी के वातावरण में पाया जाने वाला एकल कोशिका का वाला हरा शैवाल है और यह समुद्री शैवाल नहीं है। क्लोरेला जो है यह मुख्य रूप से मीठे पानी में फ्रेश वाटर में वातावरण में पाया जाने वाला एकल कोशिका वाला हरा शैवाल है जो समुद्री शैवाल नहीं है। जबकि प्रोफिला, सार्गोसम को लेस्मेनिया बड़े और बहुकोशिकीय प्रकार के समुद्री शैवाल को खारे पानी में पाए जाते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण जीव हैं जो पादप जगत में थेरोफाइटा समूह में आते हैं। क्लोरेला प्रोटीन और विटामिन की भरपूर होते हैं जो इसी कारण से अंतरिक्ष यात्री एरोस्टेट किसे अंतरिक्ष यान में उगाते हैं और भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेमिनेरिया जैसे भूरे शैवाल वाणिज्यिक स्तर पर आयोडीन प्राप्त करते हैं। लेमिनेरिया जैसे भूरे शैवाल के वाणिज्यिक स्तर पर आयोडीन प्राप्त करते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सार्गेसुस सागर का नाम वहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सार्गोसम शैवालों के नाम पर पड़ा है। टेरिडोफाइट और टीबी किस प्रकार की बीमारी है? तो टेरिडोफाइट और टीबी किस प्रकार की बीमारी है? तो ये बैक्टीरिया या जीवाणु जगत है। टेरिडोफाइट से साल्मोनेला टाइफी नामक विशिष्ट बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाले गंभीर संक्रामक रोग है। दोनों बीमारी में जीवाणु रोगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और एंटीबायोटिक दवाओं के उपचार हेतु किया जाता है। टाइफाइड के निदान के लिए आमतौर पर विडाल टेस्ट किया जाता है। टीबी की रोकथाम के लिए बचपन में BCG का टीका लगाया जाता था। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने किस संस्थान का आयोजन किया था? 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में पहचान मिली थी।
स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में अपने प्रभावी भाषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए थे। इस संसद में उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी शुरुआती भाषण था अमेरिका के भाइयों और बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका से शुरू किया, जिसने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारत के स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। वंदे मातरम गीत पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो बंग दर्शन में। वंदे मातरम गीत पहली बार 1882 में बंगाली साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका के संपादक गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही किया था। वंदे मातरम बाद में राष्ट्रवादी आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना था। अल हिलाल उर्दू भाषा के समाचार पत्र जिसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में शुरू किया था। केसरी मराठी भाषा का समाचार पत्र जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। केसरी का यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा 1919 से 1931 तक प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? 1909 में जो लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? वो किया था मदन लाल ढींगरा ने। भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कर्जन वाइली को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अधिकारी और भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पॉलिटिकल एंड डे कैंप थे। वी.डी. सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी समाज की स्थापना की थी। भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास से जुड़े हुए थे। 1900 क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में किस चुनाव में स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था? तो 1923 के चुनाव में राजस्व स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधानसभा में भारत में क्या लिखा है? स्वराज पार्टी ने 1923 में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में भाग लिया था और केंद्रीय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कहाँ पे? केंद्रीय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी.आर. दास पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। पार्टी का मुख्य उद्देश्य अंदर के ब्रिटिश विधायी प्रयासों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रुकावट डालना और सरकार के काम को बाधा उत्पन्न करना था। स्वराज पार्टी का गठन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन के बाद परिवर्तनवादी प्रो चेंजर्स गुट के द्वारा किया गया था। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष स्पीकर बने थे। कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल 1925 में, जो स्वराज पार्टी की एक बड़ी जीत थी। साइमन कमीशन की सिफारिशों के कारण 1930 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का निर्णय लिया था। 1930 में प्रथम सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साइमन कमीशन की सिफारिश का ही सीधा परिणाम था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य और सभी अंग्रेज थे। श्वेत ऑल व्हाइट कमीशन था, इसलिए भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ था। साइमन सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिस्पोजेबल मूवमेंट 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ शुरू की थी। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी इरविन समझौते के बदले गांधी जी सहमत हुए थे। किसके लिए सहमत हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने के लिए। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। इस राजनीति समझौते के तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिस्पोजेबल मूवमेंट को रोकने के लिए सहमत हुए थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भी सहमत हुए थे। इस समझौते में दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इसके तहत उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमति जताई थी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में हुआ था। कौन सा असहयोग आंदोलन? कब हुए? 1920 से 22 में हुआ था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की कौन सी घटना
घटित हुई थी। घटनाक्रम कौन सा था? मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। क्या लिखा है? 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने प्रांतों के से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने इस अवसर का रूप में देखा और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, डे ऑफ मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद प्रांतों में कांग्रेस के विरोध में स्वतंत्र होकर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की अपनी मांग को मजबूत किया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव, कब लाहौर प्रस्ताव आया? 1940 में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव पारित कर इस मांग को औपचारिक रूप दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 1924 में पंजाब, यूपी, बिहार में समाजवादी प्रभाव के कौन से क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया था? कौन सा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। HRA का मुख्य लक्ष्य सशस्त्र विद्रोह द्वारा स्वतंत्र राज्य भारत फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना था, जिसकी दृष्टि समाजवादी थी। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सोहन सिंह भकाना द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। अनुशीलन समिति 1902 में बंगाल में स्थापित एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने किया था? जो नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार हुआ, समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1928 में भारत के एक नए संवैधानिक ढांचे को रेखांकित करने वाली नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था। साइमन कमीशन की चुनौतियों के जवाब में गठित इस सर्वदलीय समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह रिपोर्ट भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में भारतीयों द्वारा संविधान बनाने के लिए एक बड़ा प्रयास था। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए डोमिनियल स्टेट की मांग की थी। इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय डोमिनियल स्टेट की मांग की गई, जो नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने कड़ा विरोध किया था। इसी विरोध के कारण 1928 में डिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित सिद्धांतों की सहमति बनी थी। कौन से सिद्धांतों पर सहमति बनी थी? भारत के लिए एक संघीय ढांचा। 1930 में आयोजित होने वाले प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश और भारतीय नेताओं ने संवैधानिक सुधारों की चर्चा की थी। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम भारत के लिए भविष्य की संवैधानिक संरचना के रूप में एक संघ फेडरल स्ट्रक्चर के सिद्धांतों को सामान्य सहमति बनाना था। इस प्रस्ताव में अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन में ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतें प्रिंसी स्टेट दोनों को शामिल होने थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस INC ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की पूरी तरह बहिष्कार किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, तेज बहादुर शुभ्रो ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया था। 1939 में किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा किया था? तो लॉर्ड लिथनगो ने किया था। 3 सितंबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिथनगो ने घोषणा की थी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ शामिल है और एक तरफा निर्णय भारतीय राजनीतिक नेताओं मुख्यतः कांग्रेस की ओर से किसी भी प्रकार की परामर्श के बिना लिया गया था। इस अलोकतांत्रिक निर्णय के विरोधास्वरूप प्रांतों में सत्तासीन कांग्रेस के मंत्रिमंडल कांग्रेस मिनिस्टर्स ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। लॉर्ड लिथनगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा 1936 से 1943 तक रहा था। 1940 का प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, लॉर्ड लिथनगो द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड वेवल ने 1943 में लिथनगो के बाद वायसराय बने और 1945 में वेवल योजना शिमला सम्मेलन प्रस्तुत की थी। सिंधु लिपि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु लिपि के संबंध में कौन कौन सा कथन है? तो 1 और 3। इसे आमतौर पर चित्रात्मक माना जाता है और यह लिपि ज्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती है। सिंधु लिपि कैसी थी? यह चित्रात्मक लिपि थी और इसे दाएं से बाएं कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु लिपि आमतौर पर चित्रात्मक मानी जाती है और यह प्रत्येक वस्तु का और विचारों को दर्शाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लेखन सिद्धांत दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट थ्योरी और कभी कभी ब्रुस्टोफेडन शैली यानी बदलती दिशा में लिखा जाता था। सिंधु लिपि को अभी भी सफलतापूर्वक समझा नहीं गया है। रोजर बेस्टन जैसे कई द्विभाषी शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। यह अब तक सिंधु घाटी लिपि के लगभग 400 से 450 अलग अलग मूल संकेतों की पहचान की गई। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में लोथल जैसे सिद्धांतों
स्थलों को सिंधु लिपि वाले शिलालेखों से युक्त 4000 से ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई है। सबसे बड़ा हड़प्पाई शिलालेख धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हुआ है, जो साइन बोर्ड कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 54। ऋग्वैदिक समाज में राज और उत्तर वैदिक समाज में के बीच अंतर। ऋग्वैदिक समाज में राज और उत्तर वैदिक समाज में समाज के बीच अंतर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा अंतर है? पहला, ऋग्वैदिक समाज ज़्यादा समानता वाला, जबकि उत्तर वैदिक समाज पदानुक्रमित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी, जिससे सभाओं में भाग लेने के अधिकार खो दिया था। उत्तर वैदिक काल में राजशाही वंशानुगत हो गई और अक्सर धार्मिक तुर्कों द्वारा समर्पित थी। ऋग्वैदिक समाज 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में अधिक समानतावादी, आदिवासी और कम कठोर था, जबकि उत्तर वैदिक समाज 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में पदानुकृत वन प्रणाली कठोर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को अपनी सामाजिक भूमिका खो दी और उन्हें सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं से बाहर कर दिया गया। इस काल में राजस्व किंगशिप वंशानुगत हो गया, जिससे ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों जैसे राजस्व अश्वमेध यज्ञों द्वारा उचित ठहराया गया था। गोत्र और चार आश्रम प्रणाली के बीच वैदिक काल में संहिता बद्ध किया गया। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन, कृषि के स्थान पर कृषि बन गया और लोहे का उपयोग शुरू हुआ। ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद है, जबकि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक अशोक के उत्तराधिकारी के पतन के बाद मगध के मौर्य शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है? तो कौन है? तो पुष्पमित्र शुंग है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वीरद्रित मौर्य ने उनके ही सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में के आसपास मार गिराया था। पुष्पमित्र ने मगध के शुंग राजवंश डायनेस्टी की स्थापना की और इसमें मौर्य शासन का अंत हुआ। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की और मौर्य वंश शासन का अंत हुआ था। पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल में उत्तर भारत में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान की शुरुआत माना जाता है। शुंग काल में वैदिक अनुष्ठानों और अश्वमेध यज्ञों पर नए सिरे से जोर दिया गया था। महान संस्कृत व्याकरण महर्षि पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के साथ साथ विदिशा मध्य प्रदेश में भी थी। निम्नलिखित में से सबसे पुराना बौद्ध मठ कौन सा है? तो वेणुवन है। सबसे पुराना बौद्ध मठ कौन सा है? तो वेणुवन है। राजगिरी, वर्तमान राजगीर बिहार के पास वेणुवन इतिहास के सबसे बड़ा ज्ञात बौद्ध मठ है। कौन सा? राजगीर, वर्तमान राजगीर में पास में स्थित वेणुवन इतिहास में सबसे बड़ा ज्ञात बौद्ध मठ या विहार है। मगध में हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने इस वेणुवन के भगवान बुद्ध और उनके संघ को दान में दिया था। यह मठ बौद्ध भिक्षुओं के आवास और उपदेशों को देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक केंद्र बन गया था। नालंदा एक प्रसिद्ध महाविहार था, जिसकी स्थापना गुप्त काल कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी, जिसमें इसका पहला मठ नहीं था। तक्षशिला गांधार क्षेत्र में शिक्षा का एक बहुत पुराना केंद्र था। बौद्ध धर्म में उदय से पहले अमरावती का विशाल स्तूप सातवाहन काल में विकसित हुआ था। फिर आता 57। चोलों के निम्नलिखित में किसका निर्माण करके व्यापारियों को प्रोत्साहित किया था? तो राजमार्ग और बंदरगाह का। चोल साम्राज्य 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी में समुद्र और अंतर्देशीय वाणिज्य की सुविधा के लिए राजमार्ग और बंदरगाहों और गोदामों को व्यापक निर्माण किया था। नगर पट्टनम, पुनपहार चोल काल के प्रमुख और व्यस्त बंदरगाह थे। फिर आता दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे कि श्री विजय साम्राज्य में चीन के साथ विदेशी व्यापार को सुरक्षित करने के लिए चोलों को एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना बनाए रखनी थी। चोल साम्राज्य व्यापार और मसाले, कपड़ा, घोड़े और कीमती पत्थर मुख्य वस्तुएं थी। शाही चोल वंश के स्थापना विजयालय थे और जिन्होंने 850 ईस्वी में तंजावुर पे कब्जा किया था। राजराजा प्रथम ने तंजावुर का प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राजराजा प्रथम ने ही तंजावुर का प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी। प्रथम युद्ध तो इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जलाउद्दीन मोहम्मद बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। युद्ध में बाबर ने पहली बार भारत में बारूद, तोपखाने और तुगलुमा नामक युद्ध नीति को रणनीति प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो सीधे युद्ध के दौरान मारा गया था। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध मेवाड़ की शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित किया था। कब? 1527 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हिमू के बीच और तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली ने लड़ा था।
जहांगीर के शासन शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या क्या सत्य है जहांगीर के संबंध में? केवल दो। नूरजहां के राज्य के कार्यों में महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था इसने। मुगल सम्राट जहांगीर 1605 से 27 ईस्वी में अपनी पत्नी नूरजहां के राज्य के कार्यों में वास्तविक राजनीतिक प्रभाव और महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। नूरजहां इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अपने नाम से सिक्के भी जारी किया और प्रशासनिक नियुक्तियों को प्रभावित किया था। अकबर और औरंगजेब की तुलना में जहांगीर एक महान सैन्य सेनापति नहीं था, उसका मुख्यतः न्याय और कला की याद के लिए किया जाता है। जहांगीर ने सख्त धार्मिक रूढ़िवादी नहीं था, बल्कि अपने पिता अकबर की धार्मिक सहनशीलता की नीति को जारी रखा। जहांगीर का शासनकाल विशेष रूप से मुगल लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग और प्राकृतिक कला चरमोत्सव पर जाना जाना था। न्याय की पुकार के लिए जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। भारत में बाबर का शासन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो क्षेत्रीय विस्तार पर था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर ने भारत का शासनकाल बहुत छोटा, केवल 4 वर्ष 1526 से 30 तक था। इस अवधि या लघु अवधि में इसका मुख्य ध्यान प्रशासन, संस्कृति और सामाजिक सुधारों पर नहीं बल्कि युद्धों और क्षेत्रीय विस्तारों पर केंद्रित रहा। उसने उत्तर भारत के मुगल क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लगातार कई युद्ध लड़े, जैसे खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा से, चंदेरी का युद्ध 1528 में मोदिनी राय से। बाबर ने भारत में बड़े पैमाने पर तोपखाने और बारूद कला युद्ध कला की शुरुआत की थी। सांस्कृतिक विकास के ठोस प्रशासनिक सुधार की नींव के बाद उसके पोते अकबर ने और बेटे हुमायूं ने शासनकाल में रखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा में तुर्की भाषा चगतुई तुर्की में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 61, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। यह कारखाना वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित है। डचों को मुख्य रुचि बिहार के सोरा, चीनी और सूती वस्त्रों के व्यापार में थी। पुर्तगाली पटना पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे जिन्होंने डच पहले थे। इन्होंने वहां एक औपचारिक कारखाना स्थापित किया। 1651 में अंग्रेजों ने पटना के गुलजारबाग में अपनी स्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की और वे कौन थे? तो वो चित्तरंजन दास थे। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 37वां वार्षिक अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर विधान परिषद में प्रवेश को लेकर परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी गुट के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ था। प्रस्ताव में विफल होने के बाद CR दास मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, पटना, NR मधुलकर की अध्यक्षता में हुई थी। बिहार के किस जिले में अकोलत जलप्रपात स्थित है? तो नवादा में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। या अपने प्राकृतिक सुंदर और ठंडे पानी के लिए प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के अनुसार त्रेता युग में एक राजा का और एक ऋषि ने श्राप दिया था कि अजगर बनकर इसी जलप्रपात में तैरेगा और उसके बाद पांडवों को मुक्त किया था। रोहतास जिले में धुआं कुंड और मझर कुंड जैसे अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात प्राप्त हुए हैं। रोहतास जिले में धुआं कुंड और मझर कुंड जैसे अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात स्थित थे। कैमूर जिले का प्रसिद्ध तेलकुंड जलप्रपात पाया जाता है। फिर आता बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? बिहार में जो सदाकत आश्रम था उसकी स्थापना किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने की थी। यह आश्रम पटना में दीघा के पास स्थित है और बेरू मियाँ के द्वारा दी गई जमीन पर बनाया गया है। यह बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों का मुख्य केंद्र बन गया और यहीं से मजरूल हक ने मदरलैंड नामक अखबार निकाला था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम दिन इसी आश्रम में बिताए थे। वर्तमान में यह बिहार के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो कौन सी बनाती है? तो गंडक, कर्मनाशा, घघरा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा का निर्धारण मुख्य रूप से 3 नदियों द्वारा किया जाता है, गंडक, कर्मनाशा और घघरा। गंडक नदी उत्तर पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में सीमा का साझा करती है। वही घघरा नदी सरयू भी जिसे कहते हैं छपरा के पास सीमा बनाती है। वही कर्मनाशा नदी दक्षिण पश्चिम बिहार में बक्सर और कैमूर के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। गंगा नदी भी बक्सर के पास उत्तर प्रदेश में बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के किस महिला को बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? बिहार की कोकिला के नाम से जानते हैं विद्यावासिनी देवी को। शारदा सिन्हा को नहीं जानते हैं। यहाँ बोल रहा है बिहार कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? तो विद्यावासिनी देवी को जानते हैं।
विद्यावासिनी देवी एक प्रसिद्ध लोक गायिका की थी जिन्हें बिहार कोकिला की उपाधि दी गई थी। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही में लोकगीतों का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जबकि शारदा सिन्हा को बिहार का स्वर कोकिला कहते हैं। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को कहा जाता है, जो विशेष रूप से छठ गीतों के लिए प्रसिद्ध है। वही मैथिली ठाकुर को वर्तमान समय में उभरती हुई प्रसिद्ध लोक गायिका है। भारत में डालमिया का उद्योग किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। रोहतास जिले में स्थित डालमिया नगर ऐतिहासिक रूप से सीमेंट उद्योग के लिए भारत के सबसे बड़े केंद्र के रूप में एक है। यह रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा सीमेंट के साथ साथ चीनी, कागज, वनस्पति तेल का भी उत्पादन किया जाता है। रेशम उद्योगों के लिए बिहार का भागलपुर सिल्की सिटी विश्व प्रसिद्ध है। जूट उद्योग मुख्य रूप से पूर्णिया, कटिहार जिले में केंद्रित है। बरौनी, बेगूसराय खाद्य कारखाने और तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। बिहार विधानसभा की वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार एक द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है और बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 प्रतिनिधि और राज्यसभा के 16 प्रतिनिधि है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए 38 सीटें और ST के लिए 2 सीटें आरक्षित है। बिहार में तीन कठिया प्रणाली किस खेती से जुड़ी हुई है? तो ये नील की खेती से जुड़ा हुआ था। तीन कठिया प्रणाली चंपारण में प्रचलित किसानों की अपनी भूमि के प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए और यह उनका भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया और तीन कटिया प्रथा को समाप्त किया था। बिहार की राजकीय पंछी कौन? बिहार का जो राजकीय पंछी कौन है? तो वो गौरैया है। कौन है? गौरैया है। गौरैया जैसे हाउस स्पैरो बिहार का एक राजकीय पंछी है। बिहार का एक राजकीय पशु बैल है और राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पशु करचनार पहले गेंदा था। राजकीय मछली मांगूर है। प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है ताकि इसे लुप्त होती पंछी प्रजाति का संरक्षण किया जा सके। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। लगभग में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को कई बार युद्ध में पराजित किया था। उन्होंने आरा, आजमगढ़ और गाजियाबाद के क्षेत्र में विद्रोह का सफलतापूर्वक संचालन किया था। उनके भाई अमर सिंह ने कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद संघर्ष में जारी रखा और कैमूर की पहाड़ी में छापामार युद्ध किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व नेपाल के चिंतनवन नेशनल पार्क की सीमा साझा करता है। भीमबंध अभ्यारण्य मुंगेर जिले में स्थित और यह गर्म पानी की झरनों के लिए प्रसिद्ध है। वही आता है पंत राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिले में स्थित है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता है? तो लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किया था। लोकनायक को बाल गंगाधर तिलक की उपाधि दिया जाता है। जबकि जननायक कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। वही देश रत्न और अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार के स्वराज दल की शाखा का गठन किसने किया था? बिहार में जो स्वराज दल का शाखा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1923 में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने। बिहार केसरी के नाम से उन्हें जाना जाता है। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव में भाग लेकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों को अंदर से विरोध करना था। अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार विभूति कहा जाता और वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने किया था? तो किस शासक ने किया? तो उदयनील ने किया था। हर्यक वंश के शासक उदयनील ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। उन्होंने मगध की राजधानी राजगिरी को से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध के दौरान पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम के एक सैन्य किले का निर्माण कराया था। पाटलिपुत्र बाद में मौर्य, गुप्त और पाल राजवंशों की भी गौरवशाली राजधानी बनी थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के सचिव कौन थे? तो वे सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अनौपचारिक गठन 1931 में हुआ और इसके जयप्रकाश नारायण इसके सचिव की भूमिका रही। इस पार्टी का औपचारिक
औपचारिक गठन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। एक अन्य प्रमुख संस्थापक के फूलन प्रसाद शर्मा वर्मा, गंगा शरण सिन्हा और श्रीराम पुरुष बैनीपुरी शामिल थे। इस दल का उद्देश्य कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना और किसान, मजदूरों और अधिकारों की रक्षा करना था। फिर आता है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। पुरुषों का 71%, महिलाओं का 51.5 है। रोहतास का 73% सबसे अधिक साक्षर जिला, वही पूर्णिया जिला सबसे कम साक्षर वाला जिला है। मौर्य काल के दौरान सीता से क्या तात्पर्य था? जो मौर्य काल था उसमें सीता से क्या तात्पर्य था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य प्रशासन में सीता का तात्पर्य सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि से होने वाली आय या राजस्व से था, या भूमि के प्रबंधन में देखरेख करने के वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और भू राजस्व आमतौर पर उपज का 1/6 भाग था। बलि और भाग उस समय प्रचलित अन्य प्रमुख करों के नाम थे। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? तो शिवहर में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर जिला 1880 में प्रति व्यक्ति किसी किमी के साथ बिहार का सबसे घनी आबादी वाला जिला था। पटना दूसरे स्थान पर था। बिहार की कुल जनसंख्या घनत्व 1106, जो भारत के राज्यों में सर्वाधिक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर भभुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था? कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार 1911 में इसकी घोषणा होती है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम, कौन थे? किंग जॉर्ज पंचम ने बिहार के और उड़ीसा के बंगाल को अलग करने की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर बिहार 22 मार्च 1912 को एक अलग प्रांत बनाया और इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बन गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य का गठन हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? छठी जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य फोकस क्या था? गरीबी घटाना था। क्या था? गरीबी घटाना। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 का मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण और आर्थिक विकास था। यह योजना के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा मुख्य रूप से लागू किया गया और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास के लिए 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत की गई थी। यह योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योग औद्योगिक विकास पर फोकस था। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वच्छ जोड़ी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता के तहत उच्च प्रदर्शन करने वाले एक मेंटल शहर और कम प्रदर्शन करने वाले मिट्टी शहर के बीच संचरित टाउनशिप पीयर लर्निंग और इंस्टीट्यूशनल बनाया जाना। स्वच्छ शहर जोड़ा क्लीन सिटी पेयर का पहल का मुख्य उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन करने वाले मेटा शहर का कम प्रदर्शन करने वाले मिट्टी शहर के बीच साझेदारी को स्थापित करना। इस पहल के माध्यम से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के उच्चतम प्रथाओं को साझा किया जाएगा ताकि सुधार प्रक्रिया में तेजी आ सके। स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है, जिसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा आयोजित किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात संयुक्त रूप से भारत में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। कौन कौन? इंदौर, सूरत को। फिर वही आता है ODF+ का दर्जा उन गाँव को या उन शहरों को दिया जाता है जो खुले से शौच मुक्त के साथ साथ ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन भी करते थे। ये है ODF+। आता निम्न में से कौन सा बांध है जो बिहार में सबसे पुराना बांध है? तो वो है आपका खड़गपुर झील बांध। खड़गपुर झील बांध सब बिहार के सबसे पुराना बांध है, जिसका निर्माण 1876 में किया गया था। यह ऐतिहासिक बांध मुंगेर जिले के मान नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 26.53 मीटर है। मौलवी बांध बिहार के लखीसराय जिले में स्थित एक प्रमुख बांध है और मौलवी बांध जो है बिहार के लखीसराय जिले में स्थित एक प्रमुख बांध है। श्रीखंडी बांध जमुई जिले में स्थित है। काहिरा बांध बिहार के कैमूर भभुआ जिले में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। प्रथम जैन परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था।
प्रथम ज्ञान परिषद के आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व में 300 बीसी में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में किया गया था। इस परिषद की अध्यक्षता स्थलभुद्र ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के परीक्षक प्राप्त थे। यह प्रथम परिषद परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदाय दिगंबर भद्रबाहु के दिगंबर कौन थे, तो भद्रबाहु के अनुयायी और श्वेतांबर स्थलभाहु के अनुयायी में विभाजित हो गया था। द्विगणित जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्दी क्षमा शरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। राजगीर और 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी। वैशाली 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति और कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा में चुने गए थे, तो 3 बार चुने गए थे। प्रसिद्ध हिंदी कवि और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर 3 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय जिले की सिमरिया घाट में हुआ था। वे एक उत्कृष्ट हिंदी कवि, निबंधकार, शिक्षाविद थे। उन्होंने वीर रस के प्रमुख कवियों में गिना जाता है। दिनकर जी के उनके महाकाव्य उर्वशी के लिए 1972 में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अन्य प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और साहित्य के 4 अध्याय शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के उच्च सदन का गठन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के लिए मनोनीत करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। फिर आता है आपका बिहार में गया जिले के किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की और लोगों को किसके लिए प्रेरित किया था, तो यदुनंदन शर्मा ने किया था। गया जिले में किसान आंदोलन को संगठित करने और ब्रिटिश राज में वह शोषक जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाने का श्रेय पंडित यदुनंदन शर्मा को जाता है। उनका जन्म 1896 में बिहार के तत्कालीन गया अब अरवल जिले के अरझिया गांव में हुआ था। उन्होंने 1933 में किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और परिणाम स्वरूप गया जिले में ऐतिहासिक ओरेवा सत्याग्रह हुआ था। ओरेवा सत्याग्रह की सफलता में यदुनंदन शर्मा को किसानों के बीच अप्रिय प्रसिद्धि और समर्थन प्राप्त हुआ था। किसानों की प्रांतिक किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। बिहार में शेख भिखारी इनमें से किस आंदोलन से संबंध थे, तो 1857 के विद्रोह से। शेख भिखारी 1857 के सिपाही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। उन्होंने राजा उमराव सिंह घासी सिंह के साथ मिलकर और माझी क्षेत्र में वर्तमान झारखंड के अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर से लड़ाई लड़ी थी। शेख भिखारी राजा उमराव सिंह के दीवान थे। उन्होंने चटुपाली घाटी में ब्रिटिश सेना के रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 जुलाई 1857 को रांची जिले के डोरंडा छावनी में सेना के विद्रोह को नेतृत्व जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान ने किया था। अंग्रेजों द्वारा शेख भिखारी के राजा उमराव सिंह को 8 जनवरी को 1858 को अंग्रेजों द्वारा शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह को 8 जनवरी 1858 को चटुपाली घाटी में फांसी दे दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था। बिहार में आलू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है, तो पटना में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्या लिखा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ICAR के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। पटना में यह आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1949 में की गई थी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI का मुख्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, बिहार में स्थित है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, बिहार में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, पूसा, बिहार में स्थित है। प्राचीन काल में बिहार के जल संचय करने वाला स्थानों के किस नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जानते हैं जल संचय के लिए? प्राचीन काल में बिहार में पारंपरिक जल संचय, वाटर हार्वेस्टिंग और सिंचाई के लिए आहर और पाइन प्रणाली, कौन था? आहर और पाइन प्रणाली का उपयोग करते थे। आहर और पाइन प्रणाली का आहर एक आयताकार जलग्रहण बेसिन था, जो 3 तरफ से एक तटबंधों से घिरा होता था, और पाइन प्राकृतिक नदियों से पानी लाने की वाली एक कृत्रिम नहरें थी। राजस्थान में जल संचय के लिए खड़ीन तालाब और नखड़िया का उपयोग करते थे। महाराष्ट्र में बधारा ताल और मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बंदी प्रणाली प्रचलित थी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एरी और कर्नाटक में कट्टा नामक जल संचय प्राचीन तरीके थे। जल जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार के एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य इन पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना है। तो किसका करना है? चतरा नहर पुनपुन परियोजना का। चतरा नहर पुनपुन परियोजना नहीं बल्कि कोसी परियोजना में स्थित है। क्या लिखता है? क्या था? क्या गलत सही? क्या क्या कौन कौन गलत? तुमको सही पढ़ना है। पटना नहर सोन नदी है, चतरा पूरन
चतरा गलत है ये, तेरुल नेहरू गंडक नदी पर है और राजापुर नहर कोसी नदी पर है। चतरा नहर पुनपुन नदी पर नहीं बल्कि कोसी नदी पर। चतरा नहर जो है, कौन सा चतरा नहर, ये पुनपुन नदी पर नहीं है, ये कोसी नदी पर स्थित है। वही कोसी नदी पर स्थित अन्य प्रमुख नहरें पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजापुर नहर यहाँ है। वही त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, तेरू, ये नहरें गंडक नदी से निकलती है। पटना नहर के सोन नहर से दोनों सोन नदी पर स्थित है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और भयंकर बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जो पलामू नदी झारखंड से निकलकर फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु निम्न में से किससे समझा जाता है, तो AW के रूप में। वैमोदिन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु को AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। AW जलवायु वाले क्षेत्रों में गर्मियों में शुष्क होती है और सर्दियों में भी शुष्क होती है। AW की जो जलवायु क्षेत्र है वो गर्मियों में शुष्क होती है और सर्दियों में भी शुष्क होती है और अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून के प्रकार के अंतर्गत आती है। CWG प्रकार की जलवायु गर्मी उष्ण और शीतोष्ण होती है, जहां गर्मियों में भारी वर्षा, सर्दियों में कम वर्षा होती है। कोपेन के जलवायु का मुख्य उद्देश्य तापमान, वर्षा और वनस्पति पेड़ पौधे के मानदंडों के 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया था। बिहार भारत का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। लोटा विद्रोह बिहार के किस जिले में स्थित है? लोटा विद्रोह ये मुजफ्फरपुर में है। ऐतिहासिक लोटा विद्रोह 1856 में बिहार के मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल जिले के जेल में है। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के उन निर्णयों के खिलाफ है जिसमें जेल के कैदियों को पीतल के बर्तन, लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाने का आदेश था। कैदियों ने पीतल के बर्तन को अपनी धार्मिक भावना और पवित्रता से जुड़ा हुआ माना और उनके कारण उन्हें बदलाव का कड़ा विरोध किया। इस विद्रोह के प्रभाव में आरा, जो आज का शाहबाद जिले के जेलों में भी महसूस किया गया था। यह हिंसक विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और जेलों के कैदियों को पीतल का लोटा वापस दे दिया गया। मुजफ्फरपुर में 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने खुदायत जल किंग्सफोर्ड की बागी में बम फेंका था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति माने SC की कुल संख्या कितनी है, तो 15.9% है। बिहार में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में अनुसूचित जाति SC की कुल जनसंख्या 15.9% है। बिहार के गया जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या टोटल काउंट ऑफ प्रतिशत के दोनों के दृष्टिकोण से सबसे अधिक है। किशनगंज जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत सबसे कम 6.69% है। बिहार में अनुसूचित जनजाति ST की आबादी कुल जनसंख्या का मात्र 1.3% है, जो सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण जिले में है। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के अनुसूचित जातियों को सूची में अधिसूचित कर, किसके तहत? अनुच्छेद 341 के तहत। अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST के सीटों के आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, तुतला भवानी जलप्रपात, कौन सा? तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो रोहतास में है। तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्रमुख इको पर्यटन स्थल है। यह जलप्रपात कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर गहरी घाटियों में गिरता है और जिसके पास मां तुतला भवानी की प्राचीन मंदिर स्थापित है। बिहार सरकार इस स्थान को पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रही है। रोहतास जिले में धुआं कुंड, मझूर कुंड और कौशिक जलप्रपात जिले अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात भी स्थित है। रोहतास जिला बिहार के चूना पत्थर और पैराइट के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध 1764 में लड़ा गया था। गया की अवस्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो अहल्याबाई होलकर ने कराया था। गया का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1787 के ईस्वी में इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह पवित्र मंदिर फल्गु नदी के तट पर स्थित है और हिंदू धर्म के प्रतिपक्ष के दौरान इसका अत्यधिक महत्व है। मंदिर के गर्भगृह में बसाल्ट चट्टानों पर भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पदचिन्ह अंकित है। गया बिहार का दूसरा सबसे बड़ा और प्राचीन शहर है, जिसका वर्णन महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। फल्गु नदी निरंजना और मोहना नदी के संगम पर बनती है। निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गया जिले में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर स्थित है, जिसे 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अथर्ववेद के अनुसार बिहार के किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो वत्स प्रदेश के नाम से। अथर्ववेद में वर्तमान बिहार के मगध क्षेत्र में वत्स प्रदेश के रूप में संदर्भित किया गया है। वत्स प्रदेश का उपयोग उन गैर रूढ़िवादी समूह या भटकते हुए लोगों के रूप में किया जाता है जो मध्य प्रदेश आर्यव्रत के मूल वैदिक संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात नहीं हुए थे। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का कीकट कहा गया और
और वह के शासक प्रज्ञानंद कहा गया। शतपथ ब्राह्मण वैदिक मिथिला के आर्यकरण का उल्लेख करने वाली सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसमें विधेय माधव कथा है। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं की भूमि या क्षेत्र है जहाँ प्रारंभिक वैदिक आर्य मुख्य रूप से बसे थे। आधुनिक पंजाब और हरियाणा में मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी गिरिवृष थी। वज्जी महाजनपद के विद्रोह भड़काने के लिए वत्स को किसने नियुक्त किया था? तो अजातशत्रु को। वज्जी महाजनपद की विद्रोह भड़काने के लिए वत्सकर को किसने नियुक्त किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। हर्यक वंश के मगध शासक अजातशत्रु ने शक्तिशाली वज्जी महाजनपद के जीतने के लिए अपने कूटनीति मंत्री वत्सकर की नियुक्ति किया था। वत्सकर ने वज्जी संघ के लिच्छवियों के बीच फूट डालने और गुप्त विद्रोह के रूप में विद्रोह भड़काने में सफल अभियान कराया था। इसके आंतरिक फूट और कूटनीति के कारण अजातशत्रु अंततः वज्जी महाजनपद को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिलाने में सफल हो गया था। यह युद्ध में अजातशत्रु ने महाशील कंटक, पत्थर फेंकने वाली यंत्र और रथ मूसल गदा युक्त रक्त नामक 2 नए घातक और हथियारों का प्रयोग किया था। वज्जी में कुल 8 कुलों का एक संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी और इसके विश्व का पहला गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। अजातशत्रु का उपनाम कुपिक था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति परिषद का आयोजन लगभग में 250 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में किया गया था। यह परिषद महान मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इस संगीति की अध्यक्ष प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र तिसम ने की थी। इसी संगीत का बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों वाले अभिधम पिटक का संकलन किया था। प्रथम बौद्ध संगीति को राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अदुंतपुरी बिहार शरीफ में पाल वंश के शासक गोपाल द्वारा प्रसिद्ध बौद्ध महाविहार की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष कौन थे? F.G. रुलाई थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि जांच समिति चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष F.G. सिले थे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य दमनकारी की 3 कटिया प्रणाली और नील किसानों के शोषण की जांच करना था। महात्मा गांधी भी इस समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। समिति की सिफारिशों के आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 3 कटिया प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और बागान मालिकों को अवैध रूप से वसूली गए धन का 25% किसानों को वापस करना पड़ा। एलसी अदानी और जेसी रीड इस जांच समिति के सदस्य थे। 100वां और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर के व्यापक रूप से भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली भोजपुरी कवि, नाटककार, गीतकार और लोक कलाकार थे। उन्होंने भोजपुरी लोक मंच में क्रांति ला दी और विदेशिया नामक प्रसिद्ध कला के रूप में नाटक का रचना किया। उनके अन्य प्रमुख नाटक में घर गबर घोचिए, बेटी वियोग और भाई विरोध शामिल है, जो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता है। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में बिहार के सारण जिले के कबूतरपुर गांव में हुआ था। वे श्री कृष्ण सिंह के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार केसरी भी कहा जाता है। रामनाथ ठाकुर कपूरी ठाकुर के पुत्र और वर्तमान में एक राजनीतिक व्यक्तित्व है। इस तरह करके हम लोग का सेट खत्म हुआ। आप लोग इसका PDF और टेस्ट और कोई बताइएगा अगर आप लोग लास्ट तक कोई रहते हैं तो।